आज हम लोग क्लास 11 जीव विज्ञान मोनेरा ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया गया है। इस मोनेरा जगत में जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव हैं, मतलब ऐसे जीव जिनका शरीर प्रोकैरियोटिक कोशिका से बना होता है, यह एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया गया है। एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक जीवों को मोनेरा जगत में सम्मिलित किया गया है। इस जगत के जीव सूक्ष्मतम तथा सरलतम होते हैं। इस जगत में जो भी जीव पाए जाते हैं मोनेरा जगत में, वो सभी जीव जो है वो छोटे, सूक्ष्मतम और इनका शरीर संगठन जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका का बना होता है, इस वजह से सरलतम होते हैं। मोनेरा जगत के जीव उन सभी आवासों में पाए जाते हैं जहां जीवन की थोड़ी भी संभावना मौजूद हो, यानी ये लगभग सभी जगह, एवरीवेयर, सभी जगह पर पाए जाते हैं। ऐसी जगहों पर भी पाए जाते हैं जहां पर जीवन की थोड़ी भी संभावना होती है, वहां पर भी मोनेरा जगत के जीव पाए जाते हैं। जैसे मिट्टी के अंदर पाए जा सकते हैं, जल, वायु, गर्म झरने, जिन झरनों का तापमान 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया हो, यानी खौलता हुआ अगर पानी भी हो तब भी ये अपना जीवन उस गर्म झरने में जी सकते हैं। तथा हिमखंडों की तली, जहाँ पर टेम्परेचर, तापमान जो है वो इतना न्यून होता है कि पानी जो है वो ठोस बर्फ में बदल जाती है, वहाँ पर भी पाए जाते हैं। साथ ही साथ वहाँ भी पाए जाते हैं रेगिस्तान में, जहाँ पर पानी का कोई नामो निशान नहीं होता है, जल का कहीं नामो निशान नहीं होता है, ऐसी जगहों पर भी ये पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये कि इनका आवास जो है वो ऐसी जगहों पर भी पाया जाता है जहाँ पर बाकी जीव जो है वो अपना जीवन नहीं जी सकते हैं। कुछ जीवों को छोड़कर बाकी जितने भी जीव हैं उन आवासों में, जिन आवासों में ये पाए जा सकते हैं, कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता है। इसके कुछ सामान्य लक्षण जो कि निम्नलिखित हैं, इनमें प्रोकैरियोटिक प्रकार का कोशिकीय संगठन पाया जाता है। जैसे कि हम लोगों ने जिक्र किया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं। प्रोकैरियोटिक, प्रो यानी प्रिमिटिव, कैरियोटिक मतलब कैरियन यानी केंद्रक, यानी इनमें आदिम केंद्रक पाया जाता है, यानी केंद्रक नाम की कोई चीज़ नहीं पाई जाती है, बल्कि आनुवांशिक पदार्थ जो हैं वो सीधे ही कोशिका द्रव्य में बाल के गुच्छों की तरह फैले हुए रहते हैं, जिन्हें हम लोग केंद्रकाभ, न्यूक्लियोइड कहते हैं। यानी इनमें न्यूक्लियोइड पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। केंद्रकाभ पाया जाता है, केंद्रिका नहीं, केंद्रक या केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। इनकी कोशिका भित्ति अत्यंत सुदृढ़ रहती है। इनमें पॉलीसेकेराइड के साथ साथ एमिनो अम्ल भी पाया जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि कोशिका का सबसे बाह्य आवरण जो कि निर्जीव होता है, जिसमें जीवन नहीं होता है, यानी जो जीवित अवस्था में नहीं होती है, उस आवरण को हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति। और चूँकि हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले ही इस बात पर चर्चा की कि कोशिका भित्ति जो है वो कोशिका के सबसे बाहर वाला आवरण है, और इसी भित्ति की वजह से मोनेरा के जो जीव हैं वह ऐसी परिस्थितियों में भी पाए जा सकते हैं जहाँ पर जीवन की थोड़ी संभावना हो। क्यों? क्योंकि ये जो प्रतिकूल वातावरणीय दशाएं होती है, ज़्यादा तापमान, ज़्यादा ठंडी या ज़्यादा लवण युक्त पानी, तो इन प्रतिकूल वातावरणीय दशाओं को सहन करने के लिए मोनेरा जीव के सदस्यों में कोशिका के सबसे बाहर एक कठोर व सुदृढ़
आवरण पाया जाता है जिसे कहते हैं कोशिका भित्ति। और ये कोशिका भित्ति पॉलीसेकेराइड के साथ साथ अमीनो अम्ल भी पाया जाता है इनके अंदर। यानी इनकी जो रासायनिक पदार्थ, जिस रासायनिक पदार्थ से मोनेरा ग्रुप के जीवों के जो कोशिका भित्ति बनती है वो रासायनिक पदार्थ हैं पॉलीसेकेराइड और अमीनो अम्ल। इनमें हमने अभी जिक्र किया कि कोई केंद्रक नाम की चीज़ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, केंद्रक नहीं पाई जाती है। इस वजह से केंद्रक झिल्ली जो है वो अनुपस्थित रहती है। जब केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित रहेगी। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी तथा रिक्तिका भी अनुपस्थित होती है। चूँकि इनका शरीर संगठन प्रोकैरियोटिक कोशिका का बना होता है, प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय होते हैं मोनेरा जीव के सभी मोनेरा जगत के सभी जीव प्रोकैरियोटिक और एक कोशिकीय होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका होने की वजह से इस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, अंतःप्रदवी जालिका, लाइसोसोम, रिक्तिका इत्यादि कोशिकांग जो कोशिका को अलग अलग कार्यों में मदद करती है, वे सभी कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। इनमें पोषण जो है वो दोनों तरह का होता है। कुछ मोनेरा जगत के जीव स्वपोषी होते हैं, अर्थात वे अपना पोषण खुद करते हैं, वे अपना भोजन खुद बनाते हैं। अब मोनेरा जगत के जीव स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। तो स्वपोषी जब मोनेरा जगत के जीव होते हैं तो ये अपना भोजन दो विधियों से बनाते हैं। पहली विधि प्रकाश संश्लेषण, जिसमें मोनेरा जगत के जीव सूर्य से आने वाली प्रकाश को वह रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है। या वह ऐसे वातावरण में पाए जाते हैं कुछ मोनेरा के जीव जहाँ पर किसी विशेष रसायन की बहुलता होती है, तो वो उस रसायन को ऑक्सीकृत करके, उस रसायन को यूज में लेके जब अपना भोजन स्वयं निर्माण कर लेती है तो उसे हम लोग कहते हैं रसायन संश्लेषी स्वपोषी। तो मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं, अगर वह स्वपोषी होते हैं तो वह अपना पोषण दो विधियों से पूरा करते हैं। पहला प्रकाश संश्लेषी स्वपोषण, जिसमें मोनेरा जगत के जीव प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन निर्माण खुद करते हैं, और रसायन संश्लेषी स्वपोषण, जिसमें मोनेरा जगत के जीव विभिन्न रसायनों को उपयोग में लेकर अपना पोषण करते हैं। मोनेरा जगत के जीव परपोषी, कुछ मोनेरा जगत के जीव परपोषी तरह से पोषण भी करते हैं। जब ये परपोषी होते हैं तो ये मृतोपजीवी प्रकार का पोषण करते हैं, यानी ये मृत सड़े गले पादप के भागों व मृत जानवरों के देह में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर अकार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट कर देते हैं। जटिल कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर सरल अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करके उनके शरीर में या पादप के भागों में पाए जाने वाले जितनी भी तरीके की जो वो पोषक तत्व होते हैं, उन सभी पोषक तत्व को फिर से मिट्टी में मिला देने का काम ये करते हैं। यानी अपघटक की तरह जब ये कवक के साथ होते हैं तो अपघटक की तरह ये काम करते हैं और ये खाद्य चक्र को पूरा करने में अपना अहम योगदान निभाते हैं। कुछ सदस्यों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने का गुण भी पाया जाता है। तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करना क्यों आवश्यक है। तो जिस तरीके से पादपों के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पत्तियों के निचली सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र, जिन्हें स्टोमाटा कहते हैं, रंध्र कहते हैं, उनसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो विसरण प्रक्रिया के द्वारा पादप शरीर के अंदर या वातावरण में विसरित हो जाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन जो है वह गैस रंध्रों के द्वारा विसरण विधि से पादप शरीर के अंदर नहीं आ पाती है। तो इन्हें इनके उपयोगी होने वाले रूप में बदलना पड़ता है, यानी नाइट्रोजन को नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनियम साल्ट में बदलना, अमोनियम लवण में बदलना पड़ता है, जिससे कि पादप जो है वो इस लवण को यूज करके क्या कर सके,
अपना नाइट्रोजन की उपयोगिता को सुनिश्चित कर सके। तो ये काम जो है वो कौन करते हैं? कुछ मोनेरा जगत के जीव भी नाइट्रोजन जो कि वायुमंडल में पाई जाती है, उस नाइट्रोजन को उसके कंपाउंड में, उसके यौगिक में नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनियम साल्ट में मिला देती है। इस वजह से यह स्वपोषी के रूप में बहुत सारे पादपों के जड़ों में पाए जाते हैं। इनमें गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं तथा माइकोप्लाज्मा को छोड़कर अन्य सभी सदस्यों में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। इनमें आनुवांशिक पदार्थ, जैसे कि हमने पहले जिक्र कर लिया कि आनुवांशिक पदार्थ सीधे ही कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए होते हैं, जिन्हें हम लोग केंद्रकाभ कहते हैं। कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं, जिन्हें हम लोग केंद्रकाभ कहते हैं। तो इनमें गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं और माइकोप्लाज्मा को छोड़कर अन्य सभी सदस्यों में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। जैसा कि हम लोगों ने अभी जिक्र किया कि जो कठोर कोशिका भित्ति जो होती है, वह कोशिका को प्रतिकूल वातावरणीय दशाओं से बचाती है, जिस वजह से मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं वह ऐसी जगह पर भी पाए जाते हैं जहाँ पर जीवन का कोई नामो निशान नहीं हो, अन्य जीवों का कोई नामो निशान नहीं हो। मोनेरा के सदस्यों में जनन वह वर्धी जनन या अलैंगिक जनन पाया जाता है। यानी मोनेरा के सदस्य जो हैं अधिकतर एक कोशिकीय होते हैं और जब वो कोशिका विभाजन करते हैं तो उसी से वो दो अलग अलग मोनेरा के जीव में बदल जाते हैं। यानी इनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है या जिसे हम लोग वर्धी जनन भी कहते हैं, वो पाया जाता है। लेकिन युग्मक नाम की कोई संरचना इनमें नहीं बनती है। यानी नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण मोनेरा जगत के जीवों में नहीं बनते हैं। इस वजह से ये जो है इनमें अलैंगिक जनन या वर्धी जनन तो पाया जाता है, जबकि लैंगिक जनन इनमें नहीं पाया जाता है। लैंगिक जनन का अभाव होता है मोनेरा जगत के जीवों में। और जीव ज़्यादातर एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं, अचलायमान रहते हैं। और जब ये एक जगह से दूसरी जगह पर गति कर सकते हैं, तब इनके ऊपर कसाब, जो कि एक बाल सदृश संरचना होती है, कसाब इनके शरीर पर पाया जाता है। और कसाब की गति से ही यह अपने शरीर को चला सकते हैं, यानी चलायमान हो सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि R.H. व्हिटकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत वर्गीकरण जो दिया, उन्होंने समस्त जीवों को 5 जगतों में विभक्त कर दिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया, जिसमें से मोनेरा जगत के बारे में हमने आज क्लास किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। मोनेरा जगत को अध्ययन में सुविधा के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है। यानी अध्ययन में किस तरीके से सुविधा हो मोनेरा जगत का, जब हम अध्ययन करें तो उसके आधार पर जो है हमने इसे 4 वर्गों में बांटा है। पहला, जीवाणु, बैक्टीरिया। हम जानते हैं कि इनमें कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन पादप कोशिका के कोशिका भित्ति के रासायनिक संगठन से भिन्न होता है। यानी पादप शरीर में जो कोशिका भित्ति होता है वो सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज नामक रासायनिक पदार्थ की बनी होती है कोशिका भित्ति पादप कोशिका में। जबकि जीवाणु की कोशिका में अभी हमने पढ़ा कि पॉलीसेकेराइड और अमीनो अम्ल की बनी हुई कोशिका भित्ति जीवाणु में पाई जाती है। तो जीवाणु की कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन और पादप की कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन दोनों अलग अलग होता है। यद्यपि कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यानी ये चीज़ तो कन्फर्म है कि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, हरित लवक पाया जाएगा जो कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेगा। तो उसमें बिना क्लोरोफिल से कोई भी पादप जो है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं कर सकता है, क्योंकि क्लोरोफिल का कार्य है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना।
सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा आ रही है उसको अवशोषित करने का काम जो है वो क्लोरोफिल का होता है। तो चूँकि बैक्टीरिया भी अपना खाना खुद बना लेते हैं, यानी बैक्टीरिया के अंदर भी वह क्षमता होती है कि वह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके उसे रासायनिक पदार्थ में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन जो क्लोरोफिल जो इनमें पाया जाता है, बैक्टीरियल क्लोरोफिल, जिसे हम लोग बैक्टीरियोफिल कहते हैं, बैक्टीरियल क्लोरोफिल, बैक्टीरियोफिल, ये क्लोरोफिल पादप के अंदर पाए जाने वाले क्लोरोफिल से अलग प्रकार का होता है। यानी पादप के अंदर जो क्लोरोफिल पाए जाते हैं उससे बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाले क्लोरोफिल अलग तरह का होता है। इसलिए यह पादप कोशिका नहीं है, यानी जीवाणु की कोशिका पादप कोशिका नहीं है। दूसरा अंतर है दोनों कोशिकाओं में कि जीवाणु की कोशिका तो प्रोकैरियोटिक प्रकार का रासायनिक संगठन रखती है, प्रोकैरियोटिक प्रकार का, लेकिन जो पादप की कोशिका है उसमें यूकैरियोटिक प्रकार का कोशिकीय संगठन पाया जाता है। दूसरी बात, जो कोशिका भित्ति जो पादप कोशिका में होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, जबकि जीवाणु की कोशिका में कोशिका भित्ति कठोर, सुदृढ़, पॉलीसेकेराइड और अमीनो अम्ल की बनी हुई होती है। दूसरा जो वर्ग है मोनेरा जगत का, एक्टिनोमाइसीटीज, इन्हें पहले कवक में रखा गया था। एक्टिनोमाइसीटीज कवक के अंदर एक वर्ग बनाकर रखा गया था, लेकिन फिर बाद में इनके कोशिकीय संरचना का जब अध्ययन हो पाया माइक्रोस्कोप की खोज के बाद, तभी देखा गया कि एक्टिनोमाइसीटीज के कोशिका का जो संगठन होता है वो प्रोकैरियोटिक प्रकार का दिखाई दिया सूक्ष्मदर्शी के अंदर। यानी उसमें ना केंद्रक पाया गया, ना दूसरे कोशिका अंगक पाए गए जो कि कोशिका को अलग अलग कार्य के लिए मतलब मदद करती है। यानी प्रिमिटिव तरह का, आदिम तरह की कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है एक्टिनोमाइसीटीज के अंदर। इसलिए फिर बाद में इन्हें कवक वर्ग से हटाकर मोनेरा जगत में सम्मिलित कर दिया गया। तो इन्हें कवक सम जीवाणु भी कहते हैं। ये वे जीवाणु है जिनकी रचना कवक जाल के समान तंतुवत या शाखित होता है। मतलब जिस तरीके से कवक का पादप जो है वो कवक जाल बनाकर रहता है, फिलामेंटस तंतुमय रूप में रहता है या ब्रांच शाखित रूप में रहता है, उसी तरीके से एक्टिनोमाइसीटीज के सदस्य भी उसी तरीके से कवक जाल के समान जो है वो तंतुवत या शाखित होते हैं। इसलिए इन्हें पहले कवक जाल माना जाता था, परंतु प्रोकैरियोटिक तरह की कोशिका संगठन के कारण इन्हें जीवाणु माना जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसीज इस समूह का महत्वपूर्ण एक वंश है। स्ट्रेप्टोमाइसीज इस समूह का एक महत्वपूर्ण वंश है। कवक सम जीवाणुओं की अनेक जातियों में विभिन्न प्रकार के प्रतिजैवक प्राप्त किए जाते हैं, यानी एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनाने के काम में आते हैं एक्टिनोमाइसीटीज के बहुत सारे सदस्य। क्योंकि एक्टिनोमाइसीटीज के बहुत सारे सदस्य जो है वो अपने अंदर एक विशेष केमिकल रसायन बनाती है जो कि प्रतिजैवक की तरह कार्य करते हैं। इसलिए इन्हें एंटीबायोटिक्स बनाने में इनकी अनेक जातियों का इस्तेमाल किया जाता है दवाई कंपनियों के द्वारा। तीसरा जो मोनेरा जगत का वर्ग है उसका नाम है आर्कीबैक्टीरिया। जैसे कि आर्कीबैक्टीरिया ना प्रिमिटिव बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया में भी सबसे पहले पाए जाने वाले जो जीवाणु थे, जीवाणुओं में भी सबसे पहले पाए जाने वाले जीवाणु, जिन्हें हम आर्कीबैक्टीरिया या आद्य जीवाणु कहते हैं। इन्हें आद्य जीवाणु इसलिए कहते हैं कि माना जाता है कि इस पृथ्वी पर सबसे पहले आर्कीबैक्टीरिया का ही उद्भव हुआ। आर्कीबैक्टीरिया से पहले कोई सजीव नाम की संरचना जो है पृथ्वी पर नहीं पाई जाती थी, ऐसा अध्ययनों से साबित हुआ है। और चूंकि यह एक ऐसे वातावरण में रह पाते हैं प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ, जहाँ पर वातावरण की प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती है वहाँ पर भी ये जिंदा रह लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये प्राचीनतम जीवधारियों के प्रतिनिधि हैं, यानी सबसे पहले जो जीव आए उनमें से आर्कीबैक्टीरिया, इसलिए इनका नाम आर्की अर्थात बैक्टीरिया रखा गया है। इसलिए इन्हें प्राचीनतम जीवित जीवाश्म कहा जाता है। जीवित जीवाश्म जिन परिस्थिति में ये निवास करते हैं उनके आधार पर
आर्के बैक्टीरिया को फिर से 3 समूह में बांटा गया, क्योंकि ये वातावरण की बहुत प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने आप को जिंदा रख लेती है। मतलब कुछ आर्के बैक्टीरिया आपको गर्म पानी के झील में, जहाँ पर 80 सेंटीमीटर तक का तापमान हो जाता है, वहाँ पर भी जीवित रहते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो घास खाने वाले जंतुओं के आंत में पाए जाते हैं और वहाँ पर मीथेन गैस को बनाते हैं, मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो है वो ऐसे पानी में पाए जाते हैं, ऐसे जलीय वातावरण में पाए जाते हैं जिनमें लवण जो है वो अत्यधिक मात्रा में घुली हुई हो। यानी अध्ययन के आधार पर आर्के बैक्टीरिया को 3 समूह में विभाजित किया गया है। मेथेनोजिन ये वे बैक्टीरिया हैं जो अनॉक्सी श्वसन क्रिया करने के बाद, अनॉक्सी श्वसन यानी ऐसा श्वसन जिस श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं किया गया हो, तो ये आर्के बैक्टीरिया जो होते हैं ये ऐसे जगह पे पाए जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में पाए जाते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो लगभग ना के बराबर या नहीं है पाया जाता है। तो वहाँ पर ये जो श्वसन प्रक्रिया करते हैं उस श्वसन प्रक्रिया का नाम हो गया अनॉक्सी श्वसन। और अनॉक्सी श्वसन के बाद ये मेथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं, इसलिए इन बैक्टीरिया का जो है नाम हो गया मेथेनोजेन। कुछ जो है वो हेलोफाइल्स कहलाते हैं, यानी ऐसे जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पर लवण जैसे कि नमक अत्यधिक मात्रा में घुली हुई हो ऐसे जल में। और थर्मो एसिडोफिलीज ऐसा झरना जिसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पर पाए जाने वाले आर्के बैक्टीरिया को थर्मो एसिडोफाइल्स कहते हैं। यानी आर्के बैक्टीरिया आद्य बैक्टीरिया हो गया, सबसे पहले इस पृथ्वी पर आने वाले बैक्टीरिया हो गए। इनके अंदर जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो अद्भुत तरीके की होती है, जिस वजह से ये वातावरण की प्रतिकूल परिस्थितियों को भी सहन कर पाते हैं और वहाँ पर जीवित रहते हैं जहाँ पर दूसरे जीव जीवित रहने की कोई आशा नहीं होती है। चौथा जो मोनेरा जगत का वर्ग है उसका नाम है साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें हम लोग नील हरित शैवाल भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, ज़्यादातर प्रकाश संश्लेषी जीवधारी होते हैं। यानी सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा होती है उसे ये अवशोषित कर रासायनिक ऊर्जा में बदल सकते हैं, जैसे कि उच्च वर्ग के पादप करते हैं उसी तरीके से। लेकिन इनका कोशिकीय संगठन देखने पर यह पता चलता है कि इनका कोशिकीय संगठन प्रोकैरियोटिक प्रकार का है, यानी आदिम कोशिका की तरह है, जिसमें कोई केंद्रक और कोशिका अंगक नाम की कोई संरचना नहीं पाई जाती है। इसलिए इन्हें जो है वो मोनेरा जगत में सम्मिलित किया गया। ये साधारणतया प्रकाश संश्लेषी जीवधारी होते हैं। इन्हें पृथ्वी का सफलतम जीवधारी का समूह कहा गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा सफल ये हो गए। क्यों? क्योंकि पोषण भी ये अपने आप कर लेते हैं, तो इन्हें किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहना नहीं पड़ा। अगर कोई जीव परपोषी करता है, परपोषण विधि से अपना पोषण को प्राप्त करता है, इसका मतलब क्या है कि उसे दूसरे जीवों पर निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन स्वपोषी होते हैं और प्रोकैरियोटिक प्रकार का एक कोशिकीय जीव ये होते हैं। इनमें नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने की क्षमता पाई जाती है, यानी वे सभी चीज़ें पाई जाती है जो कि एक जीव को चाहिए। इसलिए इन्हें जो है पृथ्वी का सफलतम जीवधारियों का समूह माना जाता है। संरचना के आधार पर इनकी कोशिकाओं की मूलभूत संरचना जो है वो शैवालों की अपेक्षा जीवाणु से अधिक समानता रखते हैं। क्यों? क्योंकि इनका कोशिकीय संगठन जो है वो शैवालों से मिलता जुलता नहीं है। शैवाल का कोशिकीय संगठन तो यूकैरियोटिक प्रकार का होता है, यानी उसमें वो जो कि मॉडर्न सेल होती है यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं वो पाया जाता है। यानी उसमें सभी काम को करने के लिए झिल्लीबद्ध अलग अलग तरीके के कोशिकांग पाए जाते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन प्रक्रिया में मदद करती है, हरित लवक प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में मदद करती है। यानी कोशिका के अंदर हर तरह के काम को करने के लिए अलग अलग कोशिका अंगक होते हैं। इस तरीके की कोई संरचना जीवाणुओं में नहीं पाई जाती है। और जब साइनोबैक्टीरिया का स्टडी किया गया, अध्ययन किया गया, तो ये प्रमाणित हुआ कि इनकी संरचना जो है वो शैवालों की अपेक्षा जीवाणुओं से अधिक मेल खाती है। इसलिए इन्हें जो है वो मोनेरा ग्रुप में रखा गया। साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल के नाम से भी जाना जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। पहले इन्हें एल्गी यानी शैवाल वर्ग में ही रखा गया था पहले इन्हें, क्योंकि यह माना जाता था
कि शैवाल जो है वो ऐसे पादप होते हैं जिनमें प्रक्रिया मतलब पादप जगत के सदस्य होते हैं, क्योंकि पादप जगत के सभी सदस्य स्वपोषी होते हैं, अपना खाना प्रकाश संश्लेषण से बना लेते हैं। तो देखा गया कि ब्लू ग्रीन एल्गी भी स्वपोषी होते हैं, ये भी अपना भोजन जो है वो प्रकाश संश्लेषण विधि से बना लेते हैं। और इनमें देखा गया कि कोशिका भित्ति जो है वो पाई जाती है, तो वो उनका जो संगठन था वो लगभग जो है वो शैवाल के कोशिका भित्ति के संगठन के जैसा था। तो पहले इसे शैवाल में रखा गया, लेकिन उसके बाद जब सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ और विस्तार से जब मोनेरा ग्रुप के सदस्य यानी साइनोबैक्टीरिया के सदस्यों का जब अध्ययन किया गया विस्तार से, तो यह बात सामने आई कि इनका कोशिकीय प्रकार ही प्रोकैरियोटिक तरीके का है। यानी इनमें जो है वो पुरानी कोशिका पाई जाती थी, आदिम कोशिका, जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, कि जिसमें रासायनिक पदार्थ, जिसमें आनुवांशिक पदार्थ जो हैं वो सीधे ही कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए रहते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए कोशिका के पास कोई विशेष अंगक नहीं पाया जाता है। ज़्यादातर कार्य जो है वो प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली से पूरा करती है, और भोजन का अंतर्ग्रहण और जो है अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन जो है विसरण प्रक्रिया से होता था। तो यानी प्रोकैरियोटिक प्रकार का रासायनिक संगठन पाए जाने की वजह से इनमें जो है वो किसी भी काम को करने के लिए अलग अलग अंगक नहीं थे। इस वजह से ये देखा गया कि इनमें प्रोकैरियोटिक प्रकार का, किसमें, साइनोबैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक प्रकार का रासायनिक संगठन पाया गया, कोशिकीय संगठन पाया गया। इसलिए इन्हें जो है वो मोनेरा ग्रुप में रखा गया। कुछ साइनोबैक्टीरिया जो है वो वातावरण के लिए, वो हमारे वायुमंडल के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। और चूंकि ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, मतलब नाइट्रोजन गैस जो कि वातावरण में पाई जाती है उसे इसके उपयोग में लेने वाले लवणों में बदल देती है, जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनियम साल्ट, जिससे कि जिनके साथ ये सहजीवी जीवन यापन करते हैं उन उच्च वर्ग के पादपों को नाइट्रोजन की ज़रूरत जो है वो इन लवणों को पानी में घोल कर लेने से पूरी हो जाए। तो ये क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल में पाए जाने वाली नाइट्रोजन गैस को इनके उपयोग में लिए जाने वाले लवणों में, जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनियम लवण में बदल देती है, जिससे उच्च वर्ग के पौधे इन्हें उपयोग में ले सकें और अपनी वृद्धि और विकास को कर सकें। और बदले में जब उच्च वर्ग के पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तब इन्हें पोषण प्रदान कर देते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया जो है वो आपको कवक से लेकर साइकस तक अनेक जीवधारियों के साथ सहजीवी रूप में जीवन यापन करते हैं, तथा एक विशेष कोशिका जिसे हेट्रोसिस्ट कहते हैं, उन हेट्रोसिस्ट कोशिकाओं में जो है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। यानी ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर जो कोशिकाएं होती है वो एक कोशिकीय होती है। ये एकल या समूह में पाए जाते हैं। एकल यानी अकेले या समूह में पाए जाते हैं। जब कॉलोनी में समूह में जब पाए जाते हैं तो उस समूह की कुछ कोशिकाएं जो है वो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने का काम करने लग जाती है। तो उन विशेष कोशिकाओं का नाम क्या हो जाता है? हेट्रोसिस्ट हो जाता है। तो आज हमने मोनेरा जगत के सामान्य लक्षण और मोनेरा जगत को किस तरीके से अध्ययन की सुविधा के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया। वो 4 वर्ग हैं: जीवाणु, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटी, जिन्हें पहले कवक में रखा गया, लेकिन प्रोकैरियोटिक प्रकार का कोशिकीय संगठन होने की वजह से इन्हें बाद में मोनेरा ग्रुप में सम्मिलित किया गया। आर्की बैक्टीरिया, जो कि बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जिंदा रह पाते हैं जहां पर दूसरे जीव जिंदा नहीं रह सकते। और साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें पहले ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता था, और ये शैवाल ग्रुप में जो है वो सम्मिलित थे। लेकिन जब देखा गया इनमें कोशिकीय संगठन जो है वो प्रोकैरियोटिक प्रकार का है, तब इन्हें फिर मोनेरा ग्रुप में सम्मिलित कर दिया गया विटकर के द्वारा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने मोनेरा के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को फैलाएं, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि कोई भी यूज़फुल वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।